चलो आज हम गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम में आपको जीरो से हीरो बनाते हैं। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम के पहले देखिए टॉपिक लिखे हुए हैं एरिया वेक्टर। इसको समझ लो बेटा। तो एरिया वेक्टर में एक प्लेन एरिया हम कंसीडर करते हैं, प्लेन एरिया एलिमेंट डीएस, ठीक है। प्लेन एरिया एलिमेंट जो डीएस है ऑलरेडी यहाँ भी बना हुआ है। तो देखिए जब हम एरिया वेक्टर बोल रहे हैं तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन जो है किधर होगा, तो डायरेक्शन जो है जो एरिया एलिमेंट है उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर जो होगा, अब देखो एरिया एलिमेंट है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, दोनों दिखाए गए हैं। तो आपको एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक ही डायरेक्शन लेना होगा, ठीक, क्लियर हो गया। और यहाँ लिखा हुआ वेक्टर ds = ds m है, n का यूनिट वेक्टर हो गया जो इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेगा, ds इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो और ओपन सरफेस पे लिखा हुआ है देखो और ओपन सरफेस जो है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इस पे है। इसका मतलब ओपन सरफेस, ये भी ओपन सरफेस, ये भी ओपन सरफेस। तो जहां भी ओपन सरफेस होगा तो आप या तो वर्टिकली लीजिएगा यानी अपवर्ड लीजिएगा या डाउनवर्ड, एक ही लेना है डायरेक्शन। एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फॉर क्लोज्ड सरफेस ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन इस पे है। अगर क्लोज्ड सरफेस है, देखिए यहां पर एग्जांपल दिए हैं, क्लोज सरफेस है, ए क्यूब है, तो देखो हमेशा ऑलवेज जो है आउटवर्ड होगा। इस सरफेस पर भी आउटवर्ड, इस सरफेस जितने भी सरफेसेस हैं, यहाँ क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं, तो प्रत्येक इच सरफेस से आउटवर्ड वेक्टर डीएस को एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो किया गया है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दी, लिखा हुआ है थ्रू दी, देखो थ्रू the surface element held in electric field is called electric flux। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम सरफेस को कंसीडर करते हैं, तो सरफेस से टोटल नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करते हैं उनकी जो नंबर है, संख्या है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अब देखो इसका मैथमेटिकल यहाँ पर हम दिए हुए हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई से डिनोट करेंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो देखो फाई e = वेक्टर e डॉट है वेक्टर ds, इसको स्प्लिट करेंगे वेक्टर, देखो यहाँ इसको वेक्टर e डॉट वेक्टर ds और वेक्टर e डॉट वेक्टर da भी लिख सकते हो। मतलब आप वेक्टर e डॉट वेक्टर ds भी लिख सकते हो और वेक्टर e डॉट वेक्टर da भी लिख सकते हो। यहाँ पे वेक्टर d एरिया वेक्टर है और यहाँ वेक्टर ds एरिया वेक्टर है। क्लियरली। अब देखो फाई e डॉट ds cos थीटा हो गया, क्योंकि होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b = ab cos थीटा। क्लियर। अब देखो नंबर 1 स्पेशल केसेस है, थीटा = 0 डिग्री, cos थीटा हो गया 1, देयरफॉर फाई e इलेक्ट्रिक फ्लक्स e * ds, इस केस में होगा e * ds। नेक्स्ट देखो ये थीटा = 90 डिग्री, cos थीटा = 0, देयरफॉर फाई = 0, यहां फ्लक्स 0 हो गया। थर्ड केस है थीटा = 180 डिग्री, cos थीटा हो जाएगा -1, फाई हो गया -e * ds, ठीक है। अब यहाँ पर फाई e वेक्टर e डॉट वेक्टर ds मैंने लिखा, तो इससे लिखा वहां तो बतलाए हैं, देखो यूनिफॉर्म यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। क्लियर। तो देखो यहाँ दोनों केस हम यहाँ समझाए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूब कंसीडर किए हैं भाई। देखो और क्यूब का साइड अगर हम ए ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। देखो ये जो सरफेस है इस पर देखो एक एरिया वेक्टर हो गया, ये सरफेस एरिया वेक्टर हुआ तो डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो किए हैं x एक्सिस के लॉन्ग, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, 0 है, z एक्सिस के लॉन्ग 0 है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है x एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल सबटेंड होगा, 90 डिग्री, तो फ्लक्स हो गया 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। इस तरह से इसमें इस क्यूब से टोटल जो फ्लक्स होगा 0 होगा। आप कहेंगे इससे कैलकुलेट किए, तो देखो इससे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे कैलकुलेट करेंगे आपका तो E हो जाएगा ds, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो -e ds, फिर इस सरफेस से और इस सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 0। ऐसे इस इन दोनों के बाद वाले सरफेस से ऑलरेडी 0 होगा ही, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस विल बी होगा 0। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ था, वेक्टर Ex = अल्फा x रहेगा a + b * x, इस तरह का इक्वेशन आएगा तो आप अंडरस्टैंड कर लेना इसमें भाई x का वैल्यू है ना चेंज होगा। जब x का वैल्यू चेंज होगा तो फ्लक्स इसमें जीरो नहीं होगा। तो अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट हम इतना डाल दिए हैं, x मीटर में है और a इसका यूनिट दिया हुआ है। तो फाई l यानी लेफ्ट साइड का जो फ्लक्स होगा और राइट साइड का जो फ्लक्स होगा उसका सम जो होगा जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा जो सरफेसेस है उनसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई जीरो होगा। क्लियरली? नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम बतला है गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और उसके इनसाइड में चार्ज प्लेस्ड है, तो उस क्लोज सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसके इनसाइड में टोटल चार्ज जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज फाई इज इक्वल टू क्यू। इन लिखा हुआ है, इन का मतलब हुआ कि टोटल जो चार्ज इनसाइड में है क्लोज सरफेस से उससे हमको मतलब है। तो Q in लिखा हुआ by epsilon naught where Q in is equal to total charge placed inside the closed surface and epsilon naught is equal to permittivity of a space। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्पष्ट है, क्लियर है, I is equal to Q in by epsilon naught। अब देखो यहाँ पर हम बताए हैं कि ये क्लोज सरफेस S है, जो फ्लक्स इंटर करेगा वो हो गया नेगेटिव और जो फ्लक्स बाहर निकलेगा आउट होगा, समझ गए, तो उसको हम लेंगे प्लस, इंटर होने वाला माइनस और आउट होने वाला प्लस। अब देखो स्पेशल केसेस क्या है, यहाँ पर क्यूब के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। देखो इससे फ्लक्स पास कर रहा है, इससे भी फ्लक्स पास कर रहा है, इस क्यूब के सेंटर पर प्लस 2 क्यू चार्ज है, तो इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है और इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इससे फ्लक्स इसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस 2 क्यू चार्ज है, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इससे ज्यादा है, इसलिए फ्लक्स ट्वाइस हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर हम बताए हैं नंबर 2 में, देखो ये क्लोज सरफेस है, कुछ चार्ज इनसाइड है, कुछ चार्ज आउटसाइड है, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो टोटल जो फ्लक्स हम लिखे हैं वो हो गया यहाँ Q1 हो गया प्लस Q2 हो गया प्लस Q3 हो गया माइनस Q4 हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड में जो चार्ज यहाँ प्लेस्ड है उसका कोई कंट्रीब्यूशन इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं है। तो लिखा हुआ स्पष्ट नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आउटसाइड चार्ज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब देखो यहाँ पर हम बताए हैं नेगेटिव चार्ज होगा, तो देखो इनवर्ड हो गया डायरेक्शन फ्लक्स का, ठीक है, और आउटवर्ड में अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। देखो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसके इनसाइड में जो टोटल चार्ज है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर हम एक क्यू लिए हैं, यहाँ क्यू वाई लिए हैं, प्लस क्यू चार्ज यहाँ भी है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ भी है, फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा। क्लियर? अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं। अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन जो है कहता है फाइंड, देखो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब। अब क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए कहता है। डिफरेंट सिचुएशन हम आपको बताते हैं। चलो नंबर 1, अब देखो एक क्यूब यहां पर हम बना ले रहे हैं, ये हो गया क्यूब, फर्स्ट केस हो गया। इसके सेंटर पर जो है चार्ज प्लस की रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा तो गॉस थ्योरम हो जाएगा, यहाँ यूजिंग हो जाएगा जी थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम हो जाएगा। गॉस थ्योरम क्या होगा, टोटल जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिखते हैं फ्लक्स थ्रू वन सरफेस फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, फ्लक्स थ्रू हो जाएगा वन सरफेस। तो कितना हो जाएगा,
तो इसमें टोटल जो सरफेसेस होते हैं क्यूब में 6 होते हैं, तो 6 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1/6 इनटू हो जाएगा Q by एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। नंबर 2 देखो, नंबर 2 में क्या है, देखो A हो गया क्यूब और इसके बाद इसके हम लेते हैं चार्ज को कहां पर लेते हैं, तो देखो अगर चार्ज को हम सेंटर से ऊपर ले लिए या नीचे ले लिए, कहीं भी ले सकते हैं, सेंटर से नीचे ले लिए, चलो ये हो गया इसका सेंटर, हम नीचे ले लिए। अब टोटल जो फ्लक्स होगा इस केस में तो फाई ई इज इक्वल टू होगा Q by एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आप कहेंगे कि वन सरफेस से जो फ्लक्स होगा, यानी आप कहेंगे फ्लक्स थ्रू हो जाएगा थ्रू वन सरफेस, तो यहां पर आपको 1/6 Q by एप्सिलॉन नॉट आप जब लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बाई सिमेट्री यहां पर सेंटर पर है, यहां पर तो सेंटर पर नहीं है, इसलिए फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इज नॉट इक्वल टू 0, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बाई सिमेट्री यहां पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए, अगर हम थर्ड केस में लेते हैं, देखो थर्ड केस में ये हो गया क्यूब और क्यूब के वन वर्टेक्स पर अगर हम लेते हैं, ठीक है, वन वर्टेक्स पर यहां पर हम चार्ज को प्लेस कर दिए प्लस Q, तो देखो बेटा यहां पर क्या होगा, ये चार्ज जिस सरफेस को टच करेगा समझ लो कि उस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा उसको कैंसिल कर देगा। अब बात समझ में आ गई। तो कितने सरफेस इसमें बच गए, तो ये देखो इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, यानी 3 सरफेसेस को टच कर रहा है, समझ गए। तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है लिंक होगा ही नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अब चलो, अब इसको पहले हम एक क्यूब से तो निकाले थे, तो कॉर्नर पर है तो बाई सिमेट्री हमको निकालना होगा, तो 8 जो है इस पर, इसके अलावा 7 क्यूब हमको और चाहिए, तो 7 क्यूब चाहिए, तो इसको अगर हम उसमें इंक्लूड करेंगे तो 8 क्यूब्स हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल फ्लक्स जो होगा 1 क्यूब से, यानी फ्लक्स ऐसे लिख देते हैं, फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू होगा, थ्रू पहले लिख देते हैं 8 क्यूब से लिखते हैं, समझ गए, 8 क्यूब, तो इज इक्वल टू होगा 8 क्यूब से हो जाएगा, यानी Q अब बाई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, अब फिर लिखेंगे फ्लक्स थ्रू हो जाएगा, थ्रू 1 क्यूब, कितना क्यूब, 1 क्यूब लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद इसमें 3 सरफेसेस रिमेनिंग बच गए जिनसे फ्लक्स जो है लिंक होगा, तो अगर कहता है कि फ्लक्स 1 सरफेस से कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू जो हो जाएगा 1 सरफेस जो होगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 1/3 अब इनटू Q by 8 एप्सिलॉन नॉट है, तो हो जाएगा Q by, है ना, 8 3 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जो है फ्लक्स जो है फाइंड आउट होता है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे देखो यहां पर एक क्यूब हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया क्यूब और ये जो क्यूब है, देखो क्यूब हो गया। अब क्यूब में ऐसे जो है एक चार्ज रॉड, ऐसे चार्ज रॉड जो है एक चार्ज जो रॉड है इन कर रहा है, तो देखो इसके अंदर अभी लंबा चार्ज हो सकता है, इनफाइनाइट लेंथ इसका, इस पोर्शन में इनफाइनाइट लेंथ हो सकता है और फाइनाइट लेंथ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसके डायगोनल के एलोंग जो लेंथ होगा उसको हमको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है लीनियर जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है, लीनियर डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी हम बोल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है लेंथ, ठीक है। तो कहता है फाइंड, इसमें कहता है फाइंड द फ्लक्स, और साइड इसका दिया हुआ है, इसका साइड जो है A दिया हुआ है, फ्लक्स थ्रू, है ना,
थ्रू दी क्यूब। तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा इसको सोल्व करोगे तो देखो इसके इनसाइड में, तो पहले डायगोनल निकालो, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना होगा, क्यू है √3 इंटू होगा साइड, डायगोनल इज इक्वल टू √3 इंटू साइड, यहाँ क्यू है तो √3 इंटू साइड। तो देखो चार्ज जो होगा, अब चार्ज कितना इनसाइड में हुआ, चार्ज इनसाइड, तो चार्ज जो होगा इनसाइड तो उसको हम लेंगे कितना लेंगे, यूनिट लेंथ पर लेमडा चार्ज है तो √3 तो हो जाएगा लेमडा इंटू √3a। अब देयरफॉर टोटल जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यानी टोटल चार्ज हो गया लेमडा √3a, अब बाई हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब सपोज करो एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर के डायमीटर के अलोंग जो है चार्ज रॉड जो है इन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्लस 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 पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और इसका हमको रेडियस जो है, देखो इसका रेडियस जो है हमको दिया हुआ है a, इसका स्फीयर। अब इसमें कहता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। इससे आउटसाइड जो लेंथ है उसे हमको कोई लेना देना नहीं है, इनसाइड में जो लेंथ है डायमीटर के लॉन्ग है, तो आप निकाल लो डायमीटर कितना होगा भाई, डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ है ये तो डायमीटर हो गया ट्वाइस यानी 2a हो गया। अब इसमें चार्ज कितना इनसाइड होगा बेटा, चार्ज जो इनसाइड होगा वह इज इक्वल टू हो गया यूनिट लेंथ पर, इसके रड के यूनिट लेंथ पर लेमडा है तो यहां हो जाएगा लेमडा 2a, लेमडा इनटू 2a। अब फ्लक्स जो हो जाएगा, फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल जो चार्ज इनसाइड में है लेमडा इनटू 2a डिवाइड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किसी तरह का भी प्रॉब्लम देता है गॉस थ्योरम अप्लाई करके आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, और फ्लक्स अगर दिया हुआ है तो आप फ्लक्स के द्वारा उसके अंदर में जो चार्ज है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज करो फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो हमको q फाइंड आउट करना है इनसाइड में चार्ज। अब फ्लक्स दिया हुआ है तो फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनसाइड में जो चार्ज स्टोर है, प्लेस्ड है क्लोज सरफेस के इनसाइड में, जो गॉस थ्योरम है उसका एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस, ठीक है। तो देखो इसमें नंबर 1 है प्लेन चार्ज कंडक्टर, ठीक है, प्लेन चार्ज कंडक्टर, प्लेन चार्ज कंडक्टर, देखिए बना रहे हैं प्लेन चार्ज कंडक्टर, ठीक है। और इस प्लेन चार्ज कंडक्टर के कारण जो है ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर, देखिए प्लेन चार्ज कंडक्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नियर अबाउट फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं, एक सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल सरफेस के इस फेस का जो सेंटर है वहां पर पॉइंट P हो गया, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट हम करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इन वेक्टर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ हो गया n कैप जो यूनिट वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन को शो करता है, क्लियर। नेक्स्ट जो है देखिए प्लेन, इसको हम लिखते हैं सीट ऑफ चार्ज, देखिए सीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, फाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, देखिए इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। तो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के जो कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आप इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ऐसे हम इमेजिन करते हैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसे हम इमेजिन करेंगे, ठीक है। सिलिंड्रिकल हो गया सरफेस,
ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करें, यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वेक्टर ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा बाई होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं थर्ड में है एक लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइट लेंथ है इसका, तो इसका इनफाइनाइट लेंथ है तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब इससे r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस क्वांटिटी पर। तो इनफाइनाइट लेंथ है, इसका जो लेंथ है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन होगा r। वेक्टर के रूप में आप रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, यहाँ r कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है देखो कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस है तो इस पर प्लस जो क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका सेंटर हो गया, वो सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम तो ओनली जो है इसका जो है कंक्लूजन बतला रहे हैं, ठीक है। ऐसे थॉरो जो है प्रोसेस जो है आप लोग ऐसे क्लास में पढ़े होंगे, तो हम कंक्लूजन बतला रहे हैं। तो यहाँ E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा K तो होगा ही, K हो गया, और टोटल चार्ज हो गया Q अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर। तो इस पॉइंट P पर A हो गया। अब आउटसाइड इसको हम कर देते हैं नंबर 1 आउटसाइड, यानी आउटसाइड। जब पॉइंट P आउटसाइड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वैसा होगा। और नंबर 2 देखो ऑन दी सरफेस हो जाएगा, ऑन दी सरफेस जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर ऑन दी सरफेस K Q अपॉन जो होगा कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर, ठीक है। और थर्ड जो इसका केस होगा कि इनसाइड, अब इनसाइड जो होगा इनसाइड, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, देखो यहाँ इनसाइड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब इसका इनसाइड 0 हो गया, तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा ये तो स्फेरिकल सरफेस हो गया, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस हो गया। और यहाँ पर देखो यानी इनसाइड, देखो ये तो सेंटर हो गया इसका। अब मतलब इनसाइड में तो 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो उसके बाद सरफेस देखो यहाँ हो गया, ये हो गया स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर हो गया, तो सरफेस पर ही इसका जो होगा मैक्सिमम होगा। इसके बाद जो है देखिए ऐसे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे रिड्यूस हो रहा है। और इनसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 0, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट जो है देखो